कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? यह ग्लाइकोलिसिस को रोकता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय बना देता है, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में फेफड़ों से ऑक्सीजन लेता है। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन संबंध हीमोग्लोबिन के प्रति सहसंबंध से कम है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित हवा को सांस में लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा, रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन परिवहन को रोक देगा। हीमोग्लोबिन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग, कार्बोक्सिलो हीमोग्लोबिन का निर्माण, एटीपी को संश्लेषित करने के लिए हृदय की मांसपेशियों और अन्य ऊतकों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा को कम करती है। यह मानव के लिए एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है। सांस लेने पर यह हानिकारक होता है क्योंकि यह रक्त में ऑक्सीजन को विस्थापित करता है और हृदय, मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों को वंचित करता है। निम्न में से कौन सी विधि नाभिकीय अपशिष्टों के निपटान के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? अपशिष्ट को अंतरिक्ष में दाग देना, अपशिष्ट को अंटार्कटिका के हिम आच्छादन में दबा देना, अपशिष्ट को गहरे महासागर के नीचे चट्टानों में डाल देना, अपशिष्ट को पृथ्वी की सतह के नीचे गहरी चट्टानों में दबा देना। नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत उत्पादन के लिए ऊर्जा का सबसे सुरक्षित रूप माना जाता था। हालांकि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की दो गंभीर चिंताएं हैं: नाभिकीय विकिरण का आकस्मिक रिसाव और नाभिकीय कचरे का निपटान। नाभिकीय विकिरणों के हानिकारक प्रभाव। वे जीवों के लिए हानिकारक हैं क्योंकि वे जीवों में बहुत उच्च दर में उत्परिवर्तन उत्पन्न कर सकते हैं। यह अधिक मात्रा में घातक है। यह कम मात्रा में कैंसर जैसे गंभीर विकार उत्पन्न कर सकता है। नाभिकीय कचरा एक संभावित हानिकारक प्रदूषक है और इसका सावधानीपूर्वक निपटान किया जाना चाहिए। नाभिकीय कचरे का निपटान। नाभिकीय कचरे को पर्याप्त पूर्व उपचार के बाद संग्रहित किया जा सकता है। इसे परिरक्षित कंटेनरों में संग्रहित किया जा सकता है। इन कंटेनरों को पृथ्वी की सतह में लगभग 500 मीटर गहरी चट्टानों के भीतर दफनाया जाना चाहिए। निपटान की इस विधि को भूगर्भीय निपटान कहा जाता है। अतिरिक्त जानकारी: कचरे को अंतरिक्ष में दागना। यह नाभिकीय कचरे के निपटान का एक बेहद महंगा तरीका होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कचरे को ले जाने के लिए बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी। कचरे को अंटार्कटिक बर्फ के आवरण के नीचे दफनाना। अंटार्कटिका समझौता 1959 अंटार्कटिका में नाभिकीय कचरे के निपटान पर रोक लगाता है। कचरे को गहरे समुद्र के नीचे चट्टानों के भीतर गिराना। हानिकारक नाभिकीय विकिरण गहरे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचा सकता है। जल प्रदूषण का जैविक उपचार किसकी सहायता से किया जाता है? पादप प्लवक, लाइकेन या कवक? पादप प्लवक की सहायता से। प्रदूषित जल निकायों का जैविक उपचार पादप प्लवक या माइक्रो एल्गे सूक्ष्म शैवाल के उपयोग से किया जाता है। वे जल को साफ करने और बीओडी और जल सुपोषण यूट्रोफिकेशन को कम करने में मदद करते हैं। औद्योगिक निर्वहन, घरेलू अपशिष्ट और कृषि अपवाह के कारण जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक प्रदूषक जमा होते हैं। कार्बनिक प्रदूषक जहरीले पदार्थ होते हैं और गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। जल निकायों में कार्बनिक प्रदूषकों को हटाने या नीचा दिखाने के लिए हम बैक्टीरिया, कवक, पौधों और शैवाल का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से पादप प्लवक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में कार्बनिक प्रदूषकों के नियंत्रण और जैव निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप प्लवक की संख्या भी जल निकायों के स्वास्थ्य का एक संकेतक है। पादप प्लवक का उपयोग महासागरों और अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों के लिए किया जाता है, जबकि जीवाणु और कवक का उपयोग वाहित मल प्रणाली में किया जाता है। वाहित मल के जल के उपचार में वायवीय और अवायवीय जीवाणु और कुछ कवक का उपयोग किया जाता है। वाहित मल उपचार संयंत्र में जैविक उपचार प्राथमिक रूप से बड़े वातन टैंकों में पारित किया गया ताकि उपयोगी वायवीय रोगाणुओं को उन्नक में विकसित किया जा सके। फ्लोक जाल जैसी संरचना बनाने के लिए कवक तंतु से जुड़े जीवाणुओं का समूह है। ये सूक्ष्मजीव अपशिष्ट में कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं और बीओडी को कम करते हैं। बहिस्त्राव को फिर एक निसादन सेटलिंग टैंक में प्रवाहित किया जाता है जहां जीवाणु उन्नक अवसाद बनते हैं।
अवसाद सक्रिय आपंक को हटाने के बाद शेष भाग को अवायवीय आपंक संपाचित्र में ले जाया जाता है। यहाँ अन्य प्रकार के जीवाणु जो अवायवीय रूप से बढ़ते हैं वायवीय जीवाणु और कवक को पचाते हैं। इस पाचन के दौरान बायोगैस का उत्पादन होता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी निम्नलिखित में से किसे मापता है? जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को, जल, वायु और मिट्टी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को, जल निकाय में उपस्थित कुल अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा को, या जल निकाय में उपस्थित कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा को। तो ये जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को मापता है। जैविक ऑक्सीकरण मांग जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी जैविक ऑक्सीजन मांग सूक्ष्म जीवों द्वारा वायवीय अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में के तहत कार्बनिक पदार्थ अपशिष्ट या प्रदूषक को विघटित करने के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। कार्बनिक पदार्थ जितना अधिक होता है, जैसे वाहित मल और जल के प्रदूषित निकायों में, बीओडी उतना ही अधिक होता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। बीओडी जितना अधिक होगा, मछली जैसे उच्च जंतुओं के लिए उपलब्ध घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम होगी। अतः कथन 3 सही नहीं है। बीओडी इसलिए एक जल निकाय के जैविक प्रदूषण का एक विश्वसनीय प्रमाप है। अपशिष्ट जल को जल संसाधन में मुक्त करने से पहले उसका उपचार करने का एक मुख्य कारण उसके बीओडी को कम करना है, अर्थात इसकी ऑक्सीजन की आवश्यकता को कम करना है, और इस प्रकार झरनों, झीलों, नदियों या ज्वार नदमुख से उसकी मांग को कम करना है, जिसमें इसे छोड़ा जाता है। विघटित ऑक्सीजन यह जल में उपस्थित घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है जो जलीय जीवन के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। डीओ स्तरों में वृद्धि के साथ जल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। नदी में स्नान के लिए 5 mg पर आई या उससे ऊपर का डीओ स्तर एक अनुशंसित स्तर है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का संकेत देता है? पानी, वायु, शोर या आवाज़? वायु। लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संघ है। सहजीवन 2 असमान जीवों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक संबंध या अंतःक्रिया है। जीव एक दूसरे के साथ भोजन और आश्रय के लिए अंतःक्रिया करते हैं। स्पष्टीकरण: लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए वायु में SO2 की उपस्थिति उनके वृद्धि को रोकती है। SO2 जल में आसानी से घुल जाता है और जब इसे लाइकेन द्वारा ग्रहण किया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण, प्रजनन आदि बाधित हो जाते हैं। अतः लाइकेन अच्छे प्रदूषण संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वे प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उग सकते हैं। मुँह पर विचार कीजिए, कौन सा सुमेलित है? बेसल सम्मेलन और मीना माता सम्मेलन। बेसल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट 22 मार्च 1989 को खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पारीय आवागमन पर नियंत्रण और उनके निपटान हेतु बेसल सम्मेलन को अपनाया गया था। अतः युग्म 1 सुमेलित है। 1980 के दशक में अफ्रीका और विकासशील दुनिया के अन्य हिस्सों में विदेशों से आयातित खतरनाक अपशिष्ट के निक्षेपित होने की खोज के बाद एक सार्वजनिक आक्रोश की प्रतिक्रिया में बेसल स्विट्जरलैंड में प्लेनिपोटेंटियरीज के सम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया गया था। बेसल सम्मेलन का व्यापक उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसके अनुप्रयोग का दायरा उनके मूल और या संरचना और उनकी विशेषताओं के आधार पर खतरनाक अपशिष्ट के रूप में परिभाषित कचरे की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। साथ ही 2 प्रकार के अपशिष्टों को अन्य अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट और भस्मक राख के रूप में परिभाषित किया गया है। रॉटरडैम सम्मेलन। रॉटरडैम सम्मेलन उस सम्मेलन का एक नाम है जिसे वर्ष 1998 में रॉटरडैम, नीदरलैंड में प्लेनिपोटेंटियरीज COP के सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना है। अतः युग्म 2 गलत है। रॉटरडैम सम्मेलन।
कन्वेंशन पूर्व सूचित सहमति पीआईसी प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है। सम्मेलन में उन कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों को शामिल किया गया है जो प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन। स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम सम्मेलन के पक्षकारों का सम्मेलन COP10 प्लिनी पॉन्टिएरीज के सम्मेलन द्वारा 2001 में अपनाया गया। जुलाई 2021 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा। अतः युग्म 3 गलत है। स्टॉकहोम सम्मेलन से मानव स्वास्थ्य को लंबे समय तक हवा में निलंबित हानिकारक स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य राज्यों के सक्रिय उपायों के माध्यम से स्थायी कार्बनिक पदार्थों के उपयोग को कम करना या समाप्त करना है। मीनामाता सम्मेलन। पारा पर मीनामाता सम्मेलन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पारा पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें अधिवेशन में इस पर सहमति बनी। मीनामाता सम्मेलन अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण के 50वें लिखत के जमा होने की तिथि के 90वें दिन पर 16 अगस्त 2017 को लागू हुआ। मीनामाता सम्मेलन में नई पारा खदानों पर प्रतिबंध शामिल है। मौजूदा उत्पादों का निपटाना। कई उत्पादों और प्रक्रियाओं में पारा के अपक्षय व्यवस्था का उपयोग, हवा में उत्सर्जन पर नियंत्रण उपायों और भूमि और पानी के निष्कर्षण पर और कारीगरों के अनौपचारिक क्षेत्र का विनियमन और छोटे पैमाने पर सोने के खनन की अनुमति है। सम्मेलन पारा के अंतरिम भंडारण और इसके अपशिष्ट पारे से दूषित स्थलों के साथ साथ स्वास्थ्य के मुद्दों के एक बार निपटान को भी संबोधित करता है। निम्नलिखित में से किसके लिए उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कैटेलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। प्रदूषण फैलाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग वाहनों में किया जाता है। वे उत्प्रेरक के रूप में प्लैटिनम, पैलेडियम और रोडियम का उपयोग कर सकते हैं। निकास उत्प्रेरक कक्ष से होकर गुजरता है और बिना जले हाइड्रोकार्बन को CO2 और भाप H2O में परिवर्तित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्रमशः CO2 और N2 में परिवर्तित हो जाते हैं। वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन से दग्ध हाइड्रोकार्बन CO और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषक बनते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तक का उपयोग करने वाले वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सीसा उत्प्रेरक को निष्क्रिय कर देता है। सीसा उत्प्रेरक पर जमा हो जाता है, जिससे निकाय गैसों को उत्प्रेरक के संपर्क में आने से रोका जा सकता है। यह उत्प्रेरक को गैर कार्यात्मक छोड़ सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। वायु प्रदूषण। यह कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी हानिकारक गैसों के कारण होता है, जो ईंधन के जलने, वाहनों से होने वाले प्रदूषण या ज्वालामुखी विस्फोट से निकलती है। यह गैसें धूम, अम्लीय वर्षा, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर सकती है या सीधे स्वास्थ्य संबंधी रोगों का कारण बन सकती है। जल प्रदूषण। यह विभिन्न रसायनों के कारण होता है, जो कृषि अफवाह वाहित मल निकासी टैंकरों से तेल रिसाव या यहाँ तक कि सीधे अपशिष्ट निपटान द्वारा जल निकायों में डाले जाते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से जलीय जीवन को और अन्य गैर जलीय जीवन को प्रभावित करता है, जो भोजन के लिए जलीय जीवन पर निर्भर होते हैं। यह जल को दूषित करता है, जिससे विभिन्न मानव रोग होते हैं और पीने योग्य जल की मात्रा भी कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण। यह विमानों, जहाज़ों, वाहनों और भारी मशीनरी जैसे कारकों के कारण वातावरण में शोर के बढ़ते स्तर के कारण होता है। यह उच्च रक्तचाप के साथ साथ मनुष्यों में तनाव संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है। यह कई जंतुओं के संचार या मार्ग निर्देशन तंत्र में हस्तक्षेप करके उनके सामान्य क्रियाओं को भी बाधित करता है। मृदा प्रदूषण। यह घरेलू या औद्योगिक कचरे के कारण होता है, जिसे भराव क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। इसमें जैविक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट या खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट भी हो सकते हैं। अति सामान्य संकेतक जीव जो प्रदूषित पानी को निरूपित करते हैं वह है
ई कोलाई। ई कोलाई एस्चेरिचिया कोलाई एक सूक्ष्म जीव है जो अक्सर जानवर या मानव आंत में पाया जाता है। पाचन के बाद इसका कुछ हिस्सा मल में चला जाता है। सीवेज अपशिष्ट के प्रमुख घटकों में से एक पशु मल है, इसलिए पानी में ई कोलाई की उपस्थिति इंगित करती है कि उस पानी में जल मल युक्त पदार्थ की उपस्थिति है। इस प्रकार यह मानव मल और सीवेज प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण को दर्शाता है। प्रतिदिन भारी मात्रा में अपशिष्ट जल उत्पन्न होता है। चूँकि इस अपशिष्ट जल में ई कोलाई जैसे रोगजनक रोगाणु होते हैं, इसलिए इसे जल निकायों में डालने से पहले इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में उपचारित करने की आवश्यकता होती है। यह उपचार सीवेज में मौजूद विषमपोषी रोगाणुओं की मदद से किया जाता है। सीवेज उपचार 2 चरणों में होता है। प्राथमिक, इसमें अवसादन और निस्पंदन जैसी भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं। माध्यमिक, इसमें जैविक उपचार अर्थात वायवीय तथा अवायवीय रोगाणुओं का उपयोग शामिल है। निम्न में से कौन द्वितीयक वायु प्रदूषक है? मीथेन, बेंजीन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन। वायु प्रदूषक वे कारक जो वायु के गुणों में अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं वायु प्रदूषक कहलाते हैं। वायु प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक वायु प्रदूषक। प्राथमिक वायु प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। द्वितीयक वायु प्रदूषक वे प्रदूषक हैं जो सीधे वातावरण में उत्सर्जित नहीं होते हैं। वे तब बनते हैं जब अन्य प्राथमिक प्रदूषक वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं और उन्हें हानिकारक बनाते हैं। उदाहरण ओजोन मुख्य रूप से तब बनता है जब विभिन्न तत्व जैसे वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और अन्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं। इस प्रकार ओजोन एक द्वितीयक वायु प्रदूषक है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है और सीधे वातावरण में उत्सर्जित होती है। बेंजीन एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। यह स्मोक बनाने के लिए अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषकों में से एक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्राथमिक प्रदूषक है, जिसका अर्थ है कि यह मानव और प्राकृतिक दोनों स्रोतों से सीधे पर्यावरण में उत्सर्जित होता है। नाक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? भारी धातु, फॉस्फेट, फ्लोराइड्स, नाइट्रेट, फ्लोराइड्स के कारण। नाक नी सिंड्रोम फ्लोराइड्स के प्रदूषण के कारण होता है। नाक नी घुटने पर एक कोणीय विकृति है जिसमें पैर सीधे होने पर घुटने एक दूसरे को छूते हैं। नाक नी जेनु वाल्गम का सामान्य नाम है। नाक नी सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति अपने दोनों पैरों को एक साथ सीधा करते हुए एक दूसरे के पैरों को छूने में असमर्थ होता है। नाक नी सिंड्रोम के लिए फ्लोराइड प्रदूषण जिम्मेदार है। धूम, कोहरा, स्मॉग निम्नलिखित में से किसका एक संयोजन है? धुआं और कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और एरोसॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। धुएं और कोहरे का। धूम कोहरा धुएं और कोहरे का एक संयोजन है। धूम कोहरा कोहरे धूल और वायु प्रदूषकों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों आदि का एक हानिकारक कारक मिश्रण है जो सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर भूमि स्तर के ओजोन की एक सघन परत का निर्माण करता है। वायुमंडल में उच्च स्तर पर उपस्थित ओजोन अच्छी होती है, लेकिन जब यह भूमि के करीब होती है तब यह शोभक स्वास्थ्य प्रभावों का कारण बन सकती है। धूम कोहरा स्वचालित वाहनों, कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन का सूर्य के प्रकाश और वायुमंडल के साथ अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। धूम कोहरा स्मॉग एक वायु प्रदूषण है जो दृश्यता को कम करता है। स्मॉग शब्द का पहली बार उपयोग 1900 के दशक की शुरुआत में धुएं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए किया गया था। धूम कोहरा आमतौर पर जलते हुए कोयले से आता था। धूम कोहरा औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्य है और आज भी कुछ शहरों में यह एक परिचित दृश्य बना हुआ है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे का निर्माण तब होता है जब वायुमंडल में सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड और कम से कम एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC के साथ अभिक्रिया करता है।
नाइट्रोजन ऑक्साइड कार के निर्वात, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों और कारखानों से निकलने वाले उत्सर्जन से आता है। वीओसी गैसोलीन, पेंट और कई सफाई विलायक से निकलता है। धूम कोरा मनुष्य और जंतुओं के लिए अस्वास्थ्यकर होता है और यह पादपों को मार सकता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1982, 1986, 1992, 1996। 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा 1986 में पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत की संसद का अधिनियम। भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल आपदा के मद्देनज़र भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था। मार्च 1986 में पारित होकर यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इसमें 26 धारा और 4 अध्याय हैं। 1986 में अधिनियमित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में कभी संशोधन नहीं किया गया। अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करना है। वे मानव पर्यावरण के संरक्षण और सुधार और मानव, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों और संपत्ति के खतरों की रोकथाम से संबंधित है। अधिनियम एक प्रच्छत्र कानून है जिसे केंद्र सरकार के लिए पिछले कानूनों के तहत स्थापित विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि जल अधिनियम और वायु अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, जैविक विविधता अधिनियम 2002, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016। ताजमहल को निम्न प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है: कार्बन डाइऑक्साइड SO2, क्लोरीन O2 SO2। ताजमहल को सल्फर डाइऑक्साइड से होने वाले प्रदूषण से खतरा है। सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में उपस्थित जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है, जो अम्ल वर्षा से निकलता है और स्मारक का रंग बदल देती है और स्मारकों में दरारें बनाकर इसे प्रभावित करता है। अम्लीय वर्षा ताजमहल जैसे स्मारकों की बाहरी परत का क्षय कर सकती है तथा उसे नष्ट कर सकती है। ताजमहल के पास सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति का मुख्य कारण मथुरा रिफाइनरी है, जो इसके पास स्थित है। हाल ही में यह पाया गया था कि वायु में निलंबित कणिका तत्व का स्तर उच्च होता है, जो कारखाने के उत्सर्जन, धूल और निर्माण और ऑटोमोबाइल निकास के कारण होते हैं। जैव आवर्धन क्या संदर्भित करता है? जंतुओं में कीटनाशकों की सांद्रता, पादपों में आर्गनो फास्फेट की सांद्रता, प्रयोगशाला में फोटोग्राफी, पारिस्थितिक तंत्र में जंतुओं और पादपों की संख्या में वृद्धि। जंतुओं में कीटनाशकों की सांद्रता। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात अविषाक्त की सांद्रता क्रमिक पोषण स्तरों पर बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी जीव में संचयित विषाक्त पदार्थ, जैसे एक कीटनाशक, को उपापचयित या उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। इसे केवल अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें अविषाक्त पदार्थ की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि उच्च पोषी स्तर आमतौर पर निम्न पोषी स्तरों की तुलना में अधिक बायोमास जैव मात्रा का उपभोग करते हैं। यह जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में देखा जाता है। एक जलीय खाद्य श्रृंखला को निम्न प्रकार द्वारा दर्शाया जा सकता है: पादप प्लवक से प्राणी प्लवक से छोटी मछली से बड़ी मछली से मछली खाने वाली पक्षी। पादप प्लवक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है, जो कि प्राणी प्लवक द्वारा और क्रमिक रूप से मछलियों और फिर मछली खाने वाले पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं। जैव आवर्धन जल निकायों में मुक्त पारा और DDT जैसे अविषाक्त पदार्थों के लिए एक प्रसिद्ध परिघटना है। DDT का उपयोग कभी फसल के खेतों में एक कीटनाशक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था, जो सतही अपवाह के रूप में जल निकायों तक पहुंच जाता था। अगर हम DDT का उदाहरण लेते हैं तो यह जल में 0.003 ppb पार्ट्स प्रति बिलियन से शुरू होता है। प्राणी प्लवकों में इसकी सांद्रता बढ़कर 0.04 ppm
पार्ट्स प्रति मिलियन हो जाती है। यह क्रमिक पोषी स्तरों में बढ़ता रहता है और हम मछली खाने वाले पक्षियों में 25 ppm तक DDT पा सकते हैं। DDT की इतनी अधिक सांद्रता पक्षियों में कैल्शियम के उपापचय को बाधित करती है। इससे अंड कवच पतला हो सकता है और अंडे समय से पहले टूट सकते हैं, जिससे अंततः पक्षियों की संख्या में गिरावट आती है। फिश ईटिंग बर्ड्स DDT 25 ppm, लार्ज फिश, स्मॉल फिश, जूप्लैंक्टन, वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण के औद्योगिक स्रोतों का एक विशिष्ट उदाहरण है? उर्वरक, उड़ने वाली राख, रसोई के अपशिष्ट, प्लास्टिक की बोतलें। उड़ने वाली राख। प्रदूषण को मृदा, वायु, भूमि या जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अवांछनीय परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। मृदा परिच्छेदिका में अवांछित परिवर्तन जो उसकी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत औद्योगिक स्रोत है। कई उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट का अनुचित निपटान मृदा प्रदूषण का कारण बन सकता है। इस तरह की मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप औद्योगिक अपशिष्ट, विषाक्त रसायनों, भारी धातुओं और गैसोलीन इत्यादि के निपटान के कारण मृदा का अम्लीकरण और प्रदूषण हुआ है। उड़ने वाली राख एक सूक्ष्म भूरे रंग का चूर्ण है जो कोयला आधारित शक्ति संयंत्रों के उपोत्पाद द्वारा उत्पादित होता है। उड़ने वाली राख का मृदा के भौतिक रासायनिक गुणों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह आमतौर पर अत्यधिक क्षारीय होता है और विभिन्न प्रकार के आवश्यक और गैर आवश्यक घटकों से समृद्ध होती है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव। भारी धातुओं के उच्च स्तर के संपर्क में आने से मनुष्यों के तंत्रिका तंत्र को स्थायी क्षति हो सकती है। कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। धातुओं द्वारा संदूषित मृदा पौधों के लिए विषाक्त साबित हो सकती है। मृदा में उपस्थित प्रदूषक जैव संचयन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पोषी तंत्र में जमा हो सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण DDT का संचय है, जिसके कारण कई गिद्धों की मृत्यु हुई है। प्रदूषित मृदा से पृष्ठीय अपवाह जल प्रदूषण का कारण बन सकता है।